हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 7 जो कि 11 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है सामाजिक विज्ञान और इसके अंदर हम पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास का आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 जो कि है व्यापार से साम्राज्य तक। और जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंपनी का फैलता शासन। तो हमने ये पढ़ा था पहले कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 ईस्वी में उसे एक चार्टर मिला महारानी से कि वो महारानी एलिजाबेथ से कि वो भारत में आकर अपना व्यापार कर सकते हैं। और उन्होंने भारत में अपना व्यापार शुरू किया और इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने व्यापार करने के साथ ही साथ भारत के कुछ इलाकों पर अपना कब्ज़ा भी कर लिया। अब उसके बाद कुछ युद्ध भी हुए, जैसे हमने पढ़ा था प्लासी का युद्ध। तो अब धीरे धीरे क्योंकि एक जगह पे अब कंपनी का क्योंकि शासन स्थापित हो गया तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना मैं अलग अलग क्षेत्रों पर अपना अधिकार फैलाऊं, अपना विस्तार करूं, जिससे मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो इस वर्कशीट में हम यही पढ़ेंगे कि कंपनी ने अपने शासन का विस्तार कैसे किया, अपने क्षेत्र को कैसे बढ़ाया, यानी कंपनी के कब्जे में आने वाले क्षेत्र जो बढ़ते गए वो किस तरीके से उनका विस्तार हुआ, हम वो समझेंगे इस वर्कशीट में। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभिक काल से लेते हैं। देखो हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि 1757 में एक युद्ध हुआ था जिसका हमने नाम दिया प्लासी का युद्ध। आज हम पढ़ने वाले हैं बक्सर की लड़ाई जो कि हुई थी 1764 में। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें एजेंट कहा जाता था, तैनात कर दिया। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगे कि भारत की जितनी भी रियासतें थीं, रियासतें मतलब भारत की, जैसे अभी राज्य है ना, उस समय उनको हम रियासत कह सकते हैं, कि भारत के अंदर बहुत सारी रियासतें थीं और हर एक रियासत में अंग्रेज़ों ने अपने रेजिडेंट को बैठा दिया। और ये रेजिडेंट क्या थे, एक तरह से राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि थे किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इनका काम क्या था कि कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। यानी हर एक रियासत में कंपनी के जो हित हैं उनको बढ़ाना और साथ ही साथ उनके हितों की रक्षा करना, उन्हें और आगे लेकर जाना। अब रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लग गए। अब ये जो रेजिडेंट थे वो जो भी उस राज्य में, उस रियासत में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं कि अगला राजा कौन बनेगा, किस पद पे किसको बिठाया जाएगा, ये सब भी तय करने में इन रेजिडेंट की जो है दखलंदाजी शुरू हो गई। ठीक है, और ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। तो इस तरीके से हुआ क्या, कहीं ना कहीं इस वजह से जो रियासत के राजा थे उनके मध्य और ये जो रेजिडेंट थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके मध्य कहीं ना कहीं मतभेद शुरू होने लग गया इस बात से कि जो रेजिडेंट हैं वो इतना ज़्यादा मतभेद क्यों, इंटरफेरेंस क्यों दिखा रहे हैं इन मामलों में जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद देखो कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। देखो पहला तो इन्होंने क्या किया कि अपने रेजिडेंट को इन रियासतों में बिठा दिया और वो रेजिडेंट कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करते थे उन रियासतों में। इसके साथ ही साथ एक सहायक संधि भी इन रियासतों पर थोप दी जाती थी। अब इसमें क्या होता था, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। यानी जैसे मान लो अवध एक रियासत थी उस समय, अवध के साथ अंग्रेज़ों ने कुछ संधि करी जिसका नाम रखा सहायक संधि, और इसके तहत ये कहा गया कि अब अवध को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन अब होगा क्या, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। यानी अंग्रेज़ ये कहते थे कि आप अपनी सेनाएं मत रखो, जो हमारी सेनाएं हैं हम उनके द्वारा आपको सहायता प्रदान करेंगे। अगर कोई दूसरा राज्य आपके ऊपर आक्रमण करता है तो आप हमारी सेनाओं के थ्रू अपनी रक्षा कर सकते हैं, पर इन सेनाओं के बदले में आपको हमें एक रकम देनी पड़ेगी। ठीक है, और होता क्या था कि अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, यानी लेट हो गए या नहीं चुका पाए वो रकम, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका क्या किया जाता था, कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। यानी अब ये उन पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि आपने हमें रकम दी नहीं जो आप दे सकते थे, तो इस रकम के बदले में आप अपने इलाके में से कुछ हिस्सा हमें दे दीजिए। अब वो कितना हिस्सा होगा, कौन सा हिस्सा होगा, ये तय करती भी जो तय करना है वो भी कंपनी ही तय करती थी। ठीक है, अब इसके तहत यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है कि जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था
उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। यानी अवध के साथ जो है ये सहायक संधि की गई और कहा गया कि आप अपनी सेनाएं मत रखिए, हम अपनी जो सेनाएं हैं उनके द्वारा आपको सहायता प्रदान करेंगे, पर उसके बदले में आपको हमें कुछ रकम देनी पड़ेगी। अब 1801 में ऐसा हुआ कि अवध वो रकम चुकाने में सक्षम नहीं था, तो वो रकम नहीं चुका पाया। अब इसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि ये रकम नहीं चुका पाए, इस वजह से इनका जो अवध का आधा इलाका था वो क्या किया गया, मजबूर किया गया कि अवध अपने आधे इलाके को अंग्रेज़ों को सौंप दे। और ये सिर्फ अवध के साथ नहीं हुआ था, इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। यानी हैदराबाद के इलाकों को भी छीन लिया गया था इसी संधि के तहत। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सीधी लड़ाई। आरंभिक वर्षों में शक्तियाँ अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। देखो पहले कंपनी ने क्या किया था कि सहायक संधि के द्वारा और अपने रेजिडेंट को रियासत में रखने के द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करी थी, पर जब कंपनी को लगा कि उसके हित खतरे में आ सकते हैं, तो उसने प्रत्यक्ष तौर पर अलग अलग राजाओं से लड़ाई लड़ना भी शुरू कर दिया था। हम निम्न 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है मैसूर का टीपू सुल्तान। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम मैसूर की बात करें तो वहाँ पे एक शासक था जिसे हम कहेंगे वोडेयार वंश का वहाँ पे शासन था। वोडेयार वंश के बाद में वहाँ पे हैदर अली ने अपना शासन स्थापित किया और हैदर अली ने वहाँ पे 1761 से 1782 तक शासन किया और 1782 में उनकी डेथ हो गई और वो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए ही उनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद उनके जो बेटे थे जो बहुत प्रसिद्ध हैं टीपू सुल्तान, उन्होंने इस युद्ध को जारी रखा और 1782 से 1799 तक वो मैसूर के शासक थे। और इस बीच में हम देखते हैं कि वो जितने महान शासक थे मैसूर के लिए, उनसे ज़्यादा महान शासक, उनसे ज़्यादा अच्छा कोई शासक मैसूर को नहीं मिला। तो टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। अब देखो भारत का जो निचला हिस्सा है वो ऐसा है और मैसूर यहाँ पे कहीं पे स्थित था, तो यहाँ के द्वारा जो व्यापार होता था, और इस तट को कहते हैं मालाबार तट, तो यहाँ पे जो भी व्यापार होता था वो मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। अब क्योंकि मैसूर में टीपू सुल्तान का शासन है और यहाँ पे जो भी व्यापार होता है उस पर भी किसका नियंत्रण होगा, टीपू सुल्तान का ही नियंत्रण होगा। और कंपनी यहाँ से चंदन की लकड़ी जो बहुत महंगी मिलती है, काली मिर्च और इलायची, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत महंगी बिकती हैं और ये सामान यूरोप में ले जाकर जो ये कंपनी है बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती थी। पर यहाँ पे देखो हुआ क्या, 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। यानी जो भी सामान ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदती थी उस पर बैन ही लगा दिया टीपू सुल्तान ने। कहा कि ये सारी चीज़ें हमारे देश से बाहर नहीं जाएंगे। निर्यात मतलब होता है कि अपने देश से सामान दूसरे देश में बेचना, तो टीपू सुल्तान ने इस पर रोक लगा दिया। अब इसके बाद देखो क्या हुआ कि सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। यानी मैसूर में जो छोटे छोटे हम कहें व्यापारी थे उनको भी मना कर दिया कि आप इस कंपनी के साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अब टीपू सुल्तान ने जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसके साथ तो मित्रता करी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेज़ों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच में आपस में बनती नहीं थे, वो एक दूसरे के दुश्मन थे। और इस तरीके से जो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान थे उन्होंने फ्रांसीसियों से मित्रता करी और उनकी सहायता से जो उनकी सेना थी उनका भी आधुनिकीकरण किया, उनको आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया और आधुनिक जो यंत्र थे उनको प्रदान किया। तो इस तरीके से क्योंकि ये सारी स्टेप लिए टीपू सुल्तान ने, इसके बाद क्या हुआ कि सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ आग बबूला हो गए। यानी अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे
क्योंकि उन्होंने जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि वो सारे स्टेप्स लिए थे। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि मैसूर के साथ अंग्रेज़ों के 4 बार जंग हुई, यानी कि क्योंकि अंग्रेज़ टीपू सुल्तान से बहुत ज़्यादा खफा थे, मैसूर से ही वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, इस वजह से मैसूर के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में हम कहें 4 युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ 1767 से 69 के बीच में, दूसरा हुआ 1780-84 के बीच में। ये दोनों युद्ध किसने लड़े थे? टीपू सुल्तान के पापा हैदर अली ने। और क्योंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई तो इस युद्ध को कंटिन्यू रखा किसने? टीपू सुल्तान ने। तीसरा युद्ध हुआ 1790 से 92 के बीच में, इसको भी टीपू सुल्तान ने लड़ा और 1799 में फाइनली टीपू सुल्तान की इस युद्ध में मृत्यु हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान मारे गए, यानी 1799 में जो युद्ध हुआ वो श्रीरंगपट्टनम एक जगह है जहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और मैसूर का राजकाज पुराने जो वहाँ के शासक थे वोडियार राजवंश, उनको वापस से सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई, यानी जो सहायक संधि हमने जिसके बारे में ऊपर पढ़ा है वही सहायक संधि मैसूर पर भी थोप दी गई थी जब टीपू सुल्तान की एक बार मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में किस तरीके से युद्ध हुए और मैसूर को किस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने साथ मिला लिया। उसके बाद दूसरा हम उदाहरण देखते हैं मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। अब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का जो मराठों का सपना था वो चूर चूर हो गया। देखो मराठे कहाँ पे, जो आज का महाराष्ट्र है वहाँ पे मराठा शासन मेनली स्थापित था और मराठा जो शासक थे वो ये चाहते थे कि वो दिल्ली पर कब्जा करें और पूरे भारत पर अपना शासन चलाएं। पर 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें जो मराठा थे वो पूरी तरह से हार गए और उनका ये जो सपना था कि वो पूरे भारत पर अपना शासन चलाएंगे वो खत्म, वहीं पे चकनाचूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर अब जो क्योंकि एक बार मराठा हार गए तो मराठा जिस क्षेत्र पर शासन करते थे उस क्षेत्र को भी कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। इन राज्यों की बागडोर अलग अलग राजवंशों को सौंप दी गई, जिनमें से सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले ये 4 राजवंश थे जिनके हाथों में ये जो बटा हुआ साम्राज्य था वो सौंपा गया। और ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत राज्यमंडल यानी कि कॉन्फेडरेंसी के सदस्य थे। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 सरदार थे और उनका एक हेड था जिसको हमने नाम दिया पेशवा, और पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। यानी इन चारों जो हमने देखे राजवंश का प्रमुख कौन है? पेशवा है। और यहाँ के जो सैनिक जो भी हम कहें अरेंजमेंट्स करनी है या जो निर्णय लेने हैं सैन्य तरीके से और प्रशासनिक तरीके से वो सारे पेशवा के तहत लिए जाएंगे। और पेशवा कहाँ रहता था? तो पेशवा पुणे में रहता था। अब इसमें देखो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे। इनके नाम आप याद रखना क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और काफ़ी ज़्यादा बहादुर भी थे और ये राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए, तो सेम ऐसे ही मराठा के साथ हम देखेंगे कि 3 युद्ध हुए थे। अंग्रेज़ और मराठा के बीच में 3 युद्ध हुए, जिसमें से पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। यानी अंग्रेज़ और मराठों के बीच में जो पहला युद्ध हुआ उसमें कोई भी नहीं जीता और ये 1782 में खत्म हुआ सालबाई संधि के साथ। दूसरा अंग्रेज़ मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ और ये कई जगहों पर लड़ा गया और इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गए। यानी ये सारा भूभाग अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया और अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। और तीसरा युद्ध फाइनली हुआ 1817 से 1819 के बीच और इसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। यानी पेशवा कहाँ के? पुणे से शासन चलाते थे, वहाँ से उन्हें हटाया गया, उन्हें बिठूर भेज दिया गया और कहा गया कि अब आप पेशवा नहीं हैं, आपको आपकी खर्चे के लिए पेंशन मिल जाएगी और आप अपनी ये जो शक्ति है पेशवा की उसे छोड़ देंगे।
अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब क्योंकि यहाँ पे मराठा हार गए तो मराठा जितना भी साम्राज्य था वो सारा का सारा अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया, यानी कि कंपनी के नियंत्रण में वो पूरा का पूरा क्षेत्र आ गया। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको हल करना है। पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। तो इसका आंसर देखो ऊपर दे रखा है कि सहायक संधि के तहत जो रियासतें थीं उनको अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। इसके अपनी के आगे आप लिखोगे कि भारतीय रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ठीक है, तो ये और अपने कब्जे में ले लिया, इसका मतलब कि जो भारतीय रियासत है वो किस में मिल गई, अंग्रेज़ों के इलाके में मिल गई। तो ये है पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पे क्या कह रखा है कि अंग्रेज़ टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तो इसका हमने यहाँ पे देखो आंसर पढ़ा था कि 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया और सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ आग बबूला हो गए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है दूसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे। तो कौन कौन से हैं, तो ये 4 राजवंश थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। और उसके बाद प्रश्न है कि ये संघ किस प्रकार से शासित था। तो आप लिखोगे कि ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। तो ये है प्रश्न 3 का आंसर। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखोगे कि आप पहले तो ये लिखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी व मराठों के बीच में कई युद्ध हुए, जिसमें से पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के द्वारा खत्म हुआ, जिसमें कि कोई भी पक्ष नहीं जीता। दूसरा अंग्रेज़ मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में लड़ा गया और इसका नतीजा क्या हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली के सहित कई सारे भूभाग हैं जिस पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। अंततः 1817 से 1819 के बीच तीसरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा आंसर लिख देंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी और समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।